हेलो डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग टर्म 2 के रिवीजन को कर रहे हैं, जिसमें कि आज ये लास्ट पार्ट है हिस्ट्री का। आज हिस्ट्री का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसके पहले के 3 वीडियो भी मैंने इस पर ही बनाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और आई वाले बटन पर क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया था, बस 2-3 टॉपिक बच गए थे, तो आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था नेशनलिज्म वाले चैप्टर में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ा, और आज हम लोग देखेंगे कि ये सब जो आंदोलन हो रहे थे उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, पार्टिसिपेंट्स का मतलब जो लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनका सोच कैसा था, उन्होंने कैसा कंट्रीब्यूशन दिया और कितने हद तक वो लोग एकजुट मिल पाए या नहीं मिल पाए, ये सब कारणों को आज हम लोग समझेंगे। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर तबके के बारे में, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में पूछा जा सके, या फिर 2-3 ग्रुप्स को मिलाकर एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन फॉर्म किया जा सके। पहले क्वेश्चन का मैं तरीका समझा दे रहा हूँ, कैसे कैसे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए सिर्फ वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो आपको वुमेन वाला कैटेगरी पूरा लिखना होगा। मान लीजिए कि पुअर फार्मर्स का क्या था, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, या फिर वुमेन एंड द पुअर फार्मर्स मिलाकर दे दिया तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों को पहले समझना जरूरी है। तो एक एक करके पहले हम लोग समझते हैं। पहले सबसे पहले रिच फार्मर्स का क्या था। तो रिच फार्मर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि आंदोलन के दौरान, आंदोलन के पहले एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब पूरे वर्ल्ड में आया था। इसका मतलब होता है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी का मतलब पैसे के मामले में सब तरफ से घाटा ही घाटा चल रहा था, ना एक्सपोर्ट हो पा रहा था, ना इंपोर्ट हो पा रहा था, चीज़ों के दाम गिर रहे थे, बेरोजगारी थी, ये हर तरह का प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम से कोई भी नहीं बच पाया, इवन जो अमीर लोग थे उनको भी काफ़ी लॉसेस हुए। तो इसमें लिखा हुआ है हैड ए ह्यूज लॉस ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन, पहला पॉइंट ये था। तो इन्हें लॉस का सामना करना पड़ा ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन, पहला पॉइंट ये हो गया। एंड अनेबल टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू, और इसके चलते टैक्स तो सबको भरना ही था, ये लोग टैक्स अपना नहीं भर पा रहे थे, ठीक है। आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। अब सरकार का क्या रोल था यहाँ पर इनके प्रति। तो सरकार ने भी रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि टैक्स को हम लोग घटा नहीं सकते हैं, मतलब सख्ती से टैक्स को कलेक्शन किया। इससे क्या हुआ कि ये लोग भी सरकार से डिससेटिस्फाई हो गए, मतलब सरकार की बातों से, मतलब ये लोग खुश नहीं थे। तो इसका मतलब खुश नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, ये लोग भी आंदोलन में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि हर ग्रुप का अपना अपना एक वजह था। देशभक्ति तो थी ही, देश को आज़ाद तो करना था ही, और उसके साथ एक पर्सनल रीज़न भी था। तो इनका पर्सनल रीज़न आपको समझ में आ गया कि ये जो आर्थिक मंदी के दौरान, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान, जो इनका टैक्सेस जो था वो काफ़ी हाई था, जिसको वो लोग दे पाने में अनेबल थे। फिर भी सरकार इन पर दबाव बना रही थी, जिससे कि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन को शुरू कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स अगर पूछ दिया जाए तो एग्जाम्पल्स में आप डाल सकते हैं द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी। ये लोग काफ़ी पैसे वाले थे, और देखिए पैसे वाले में किस कैटेगरी थे, ये लोग रूरल कैटेगरी थे, मतलब गांव से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये लोग जो कम्युनिटी थी इनकी, इन्होंने काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी, देखिए लिखा हुआ है एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन 1931 सीडीएम। सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, 1931 में हुआ था। लेकिन जो सेकंड वाला सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, इसमें ये लोग लेस एक्टिव थे, मतलब उतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब महात्मा गांधी को लंदन बुलाया गया था, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया था, बंद कर दिया था। फिर वो वापस आए तो फिर उन्होंने चालू किया था, उसके बाद लोगों का समर्थन उन्हें नहीं मिला था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। आगे देखा जाए, पुअर फार्मर्स, गरीबों के साथ क्या स्थिति थी। तो देखिए, गरीबों का पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, गरीबों के साथ समस्या 2 थी। पहला समस्या तो था कि वांटेड लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू डिमांड, मतलब जो टैक्स देना पड़ता था, तो टैक्स तो गरीब आदमी को भी देना पड़ता था, इसे भी वो लोग कम करना चाहते थे। और तो और उनके साथ एक परेशानी ये थी कि दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स फॉर कल्टिवेटिंग फील्ड्स। उन लोगों ने खेतों को कल्टीवेट करने के लिए रेंट लिया हुआ था, रेंट पे रखा हुआ था खेतों को। तो इससे क्या हो रहा था कि वो लोगों को रेंट भी चुकाना था, और तो और टैक्स भी देना था, 2 तरफा मार झेलना पड़ रहा था गरीबों को, ठीक है। तो उनके लिए भी काफ़ी कष्टदायक था ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला साल था। तो उन्होंने क्या किया
फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन था, इसके चलते ये लोग अपना रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। और उन्होंने जितने भी रेडिकल मूवमेंट्स हुए, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जितने भी उनको समझ में आया कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग हमारी मांगों को सरकार तक रख सकते हैं, उनके साथ वो चले जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी भी कई अलग अलग आंदोलन को लेकर आ रही थी, जैसे कि नॉन कॉपरेशन था महात्मा गांधी के द्वारा, फिर सिविल डिसोबीडियंस था, ये सब में भी वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी का एक रुख जो था, एक जो उनका सोच था, ये काफ़ी इनके लिए अच्छा नहीं था। वो क्या था कि एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। देखिए समझिएगा बात को, ये लोग क्या चाहते थे, गरीब लोग क्या चाहते थे कि इन अमीरों को, ये ग्रुप अभी मैंने अमीरों को ग्रुप पढ़ाया ना आपको, इन अमीरों को इनको पैसा ना देना पड़े। बोलते थे ना कि देखिए इनको दो जगह पैसा देना है, एक तो ब्रिटिशर्स को देना है और इन अमीरों को देना है जिनसे इन्होंने रेंट पर ले रखा है। तो अगर इनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी आती तो क्या होता, कांग्रेस पार्टी इनसे खफा हो जाती, मतलब ये लोग कांग्रेस पार्टी से खफा हो जाते। तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी कि हम लोग कि कोई ग्रुप हमसे खफा हो, तो इसलिए कांग्रेस गरीबों को सपोर्ट नहीं करता। ये कांग्रेस की एक बड़ी भूल थी यहाँ पर। तो क्या हुआ, कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। इसीलिए इनका जो नो रेंट कैंपेन था कि हम लोग रेंट नहीं चुकाना चाहते, इसमें कांग्रेस का समर्थन मिले, कांग्रेस ने इन्हें समर्थन नहीं दिया था। तो ये कारण था कि जब कांग्रेस समर्थन नहीं करेगा तो ये लोग कैसे समर्थन करने आ जाएंगे। दोनों तरफ से, दोनों हाथ से थाली बजती है ना, एक हाथ से ताली तो बजती है नहीं। तो इन्होंने भी फिर उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, ये दिखाया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर भी कई तरह के भेदभाव चल रहे थे, जिसका कारण कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टियां भी थी। अब देखिए शहरों के बारे में, गांव के बारे में हमने ये दो कैटेगरी को देखा। अब शहर के बारे में क्या क्या देखना है। पहला कि रिच बिजनेस क्लास, जो शहर में जो अमीर लोग थे, और शहरों में जो वर्किंग क्लास थे, मतलब जो मजदूर लोग, वर्कर्स थे। फिर से वही बात है कि देखिए जो वर्कर्स थे इनके साथ दो प्रॉब्लम था। ठीक है, ये लोग इनके अंडर में काम करते थे, इनके कंपनी में काम करते थे, तो इनको चाहिए था पैसा ज़्यादा, तो ये लोग इनके खिलाफ भी लड़ रहे थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी लड़ रहे थे। तो इसलिए गरीबों को शहरों में भी कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को अमीरों के द्वारा फंड मिलता था। ये समझिएगा सिंपल सी भाषा में कि अंग्रेजों के द्वारा फंड्स मिलते थे। फंड्स मतलब जैसे कि पार्टी का प्रचार करना है तो कुछ करोड़ रुपए दे दिए, तो उनको तो पैसे चाहिए, जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो लोग अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं कर पाएगा, अपना कैंपेन वगैरह नहीं रन करा पाएगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब बात थी कि उन्होंने फिर से गरीबों को यहाँ पर भी शहरों में भी सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो अमीरों के बारे में देख लेते हैं। रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। ये लोग बिजनेस क्लास थे, ये लोग बिजनेस करना जानते थे, लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी वो लोग इनको बिजनेस करने नहीं दे रहे थे, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, तो इसके खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे। वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड, और चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स आता है, फॉरेन गुड्स को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता है, लेकिन इंडियन गुड्स को सपोर्ट नहीं मिलता है सरकार के द्वारा। तो ये भेदभाव था, इसके खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, और उन्होंने अपने कई संगठन को भी बनाया, जैसे 1922 में बनाया था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में बनाया था फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या फिर अगर आप आंसर लिखेंगे तो उसमें भी आप अपने फुल फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो संगठन को इन लोगों ने बनाया था ताकि ये लोग का संगठन अपने आप में मजबूत रहे। और जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड GD बिरला, ये लोग काफ़ी अमीर लोग, पैसे वाले लोग थे, बिजनेस क्लास लोग थे। ये लोग ने सपोर्ट किया था CDM में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और दे गे फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड। और ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसे से मदद करते थे हमारी देश के पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे कांग्रेस पार्टी थी उसको पैसा देते थे कि लो पैसा और तुम लोग जाके वहाँ प्रदर्शन करो। ठीक है, और इसीलिए जब गरीब इनके खिलाफ खड़े हो गए, गरीब इन्हीं के फैक्ट्री में काम करते थे ना, इन्हीं अमीरों के, तो कांग्रेस ने इन गरीबों का साथ नहीं दिया। ये बात कांग्रेस की तरफ से गलत थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, गरीबों को तो सबसे पहले हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो गरीबों के बारे में देख लिया जाए क्या कंडीशन था। तो जो गरीब थे, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन CDM इन लार्ज नंबर। वो लोग सिविल डिसोबीडियंस से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लार्ज नंबर में। क्यों? रीज़न तो मैंने बता ही दिया, वो लोग कांग्रेस पार्टी से खुश ही नहीं थे। कांग्रेस पार्टी तो इनको सिर्फ सपोर्ट कर रही थी, गरीबों के लिए तो सपोर्ट नहीं कर रही थी खुल के। तो इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस के काफ़ी करीब थे, और
सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट, कुछ वर्कर्स थे जो महात्मा गांधी के जैसे फॉलोअर थे, जो लोग देशभक्ति को भावना से जोड़ते थे, वो लोग ने सपोर्ट भी किया, जैसे गांधीयन प्रोग्राम को किया सपोर्ट, जैसे कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी कपड़ों का, सामानों का बॉयकॉट किया इन्होंने कई आंदोलन चलाए, जैसे कि कम वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ। इनको प्रॉब्लम क्या था, इनको कम तनख्वाह मिलता था और वर्किंग कंडीशन इनका काफ़ी लो था, काफ़ी ख़राब स्थिति में इनको काम करना पड़ता था। इन सब के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और इन्होंने स्ट्राइक्स भी किया। रेलवे वर्कर्स 1930 में, डॉक वर्कर्स 1932 में इन्होंने कई जगह बंदी किया, और वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस इन 1930 ऑल्सो इन नागपुर। तो मान लीजिए पूछ देगा कौन कौन से जगहों पर वर्कर्स ने बंदी किया था, तो ये जगहों को आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज बनाकर, ठीक है। महिलाओं का क्या रोल था, लास्ट महिलाओं का जो रोल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, सॉल्ट मार्च में भाग लिया। कई महिलाएं जो थी वो अपने घरों से बाहर निकली। उस वक्त के लिए महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात थी कि घर से उनको निकलने नहीं मिलता था। पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लीकर शॉप्स, उन्होंने सॉल्ट बनाया, लीकर शॉप्स वगैरह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मतलब शराबबंदी कराया, ठीक है। कई लोग तो जेल भी गए, महिलाओं की ये बात हो रही है। लेकिन समाज ने उन्हें वो इज्जत नहीं दिया जो उन्हें इज्जत देना चाहिए था, क्योंकि समाज अभी भी उनको ऐसा सोच के रखा था कि उनको घरेलू रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी के भी कोई स्टेटमेंट थे कुछ जो कि महिलाओं के फेवर में नहीं थे। उन्होंने क्या कहा, लीडर्स लाइक गांधी बिलीव दैट देयर जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ होम, ठीक है। अभी भी उनकी सोच जो थी वो पिछड़ी थी। वो लोग कहते थे कि उनका घर को देखभाल करना चाहिए, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन था महिलाओं का। आगे देखते हैं लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो रहा उसके पीछे जो बंद होने का या फेलियर होने का, लास्ट में जब वो सेकंड वाला जो सिविल डिसोबीडियंस हुआ वो फेलियर होने का और भी कुछ रीज़न था जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो वो क्या था कि हमारे देश में आपस में ही कहीं कहीं पर फूट था, कहीं कहीं पर आपस में भेदभाव था, जिसको लेकर ये सिविल डिसोबीडियंस उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्या रीज़न था? पहला देखिए, सिंपल से भाषा में बता दे रहा हूँ, दो रीज़न है। पहला है कास्ट, दूसरा है रिलीजन। कास्ट में देखते हैं हम हमारे देश में कास्टिज्म काफ़ी अधिक, उस वक्त तो काफ़ी अधिक था, अभी तो बहुत हद तक कम हो गया है, और धर्म के नाम में भी हम लोग लड़ाई करते थे। तो ये चीज़ काफ़ी हमें ले डूबा। तो जो अनटचेबल्स थे, जो दलित्स थे, जो लोअर कास्ट के थे, उनको सपोर्ट नहीं मिलता था, ठीक है। तो उनको कांग्रेस सपोर्टेड सनातनी, जो कांग्रेस थी वो हाई कास्ट ब्राह्मण्स लोगों को सपोर्ट करती थी। तो दलित लोगों को लगता था कि हमारे लिए कोई हमारा मसीहा नहीं है। हालांकि महात्मा गांधी ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए लोअर कास्ट लोगों को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने उन्हें समाज में इज्जत दिया, उन्हें दलित कहने के बजाय उन्हें हरिजन कहा। ये लोग हरि के लोग हैं, हरि मतलब प्रभु के, भगवान के लोग हैं, हरिजन्स हैं। तो एक तरह का सपोर्ट दिया। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देयर एंट्री टू टेम्पल्स, एक्सेस टू टेम्पल्स, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स, ये सब चीज़ों में उनको अलाउ किया जाने के लिए, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में उनको जाने का अलाउ नहीं था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करके इन्हें एक इज्जत दिलाया। तो ही क्लीम हिमसेल्फ टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भांगी, द स्वीपर्स को भांगी कहते थे। उनका काम को सब खराब समझता था। महात्मा गांधी ने खुद टॉयलेट्स को साफ करके दिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हालांकि महात्मा गांधी ने ये जो काम किए काफ़ी सराहनीय थे, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये अनटचेबल्स का न्याय दिलाने के लिए काफ़ी नहीं थे। उन्हें अगर न्याय दिलाना ही था तो उन्हें पॉलिटिकली न्याय दिलाना चाहिए था। जो काम किया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही अनटचेबल्स के असली मसीहा बनकर आए, और उन्होंने कई ऐसी मांगे रखी, जैसे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मांग रखा, मतलब पॉलिटिकली उन्हें पावर दिया जाए, उनके लिए सीट रिजर्व किया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। पहले स्कूल्स में उनको बैठने को मौका नहीं मिलता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि इन्हें स्कूल्स कॉलेजेस में सीट्स इनके लिए एक पर्टिकुलर दर्ज की जाए कि इनमें ये रिजर्व सीट है, यहाँ पर यही लोग बैठेंगे, ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सकें। सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और कहीं कहीं पर जहाँ पे चुनाव होता है, जहाँ पे दलित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या किया जाए, उन क्षेत्रों में इनको सपोर्ट दिया जाए, मतलब इनके लिए सीट रिजर्व किया जाए कि यहाँ पर जो खड़े होंगे वो दलित। जैसे आज आप लोग जानते होंगे बहुत सारे ऐसे सीट होते हैं, पॉलिटिकल चुनाव की जो सीट होते हैं वहाँ पर दलित सीट होता है ना। तो इन सब का मांग रखा था इन्होंने, काफ़ी अच्छे मांग को रखा था, ताकि इनको भी समाज में फिर से इज्जत मिल पाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, लीडर ऑफ दलित्स, ऑर्गेनाइज्ड दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930।
और एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया 1930 में। और इनके बीच और महात्मा गांधी के बीच में काफ़ी अनबन रहा, क्योंकि महात्मा गांधी इनके बात को नहीं सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फाइनली दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ और फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सोच था उसकी जीत हुई और उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस, जो लोअर क्लासेस थे, उनको शेड्यूल कास्ट का नाम दिया और उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया, जो आज भी रिजर्वेशन का कैटेगरी बन चुका है। ठीक है। और आखिरी था मुस्लिम्स। धर्म के नाम पर भी अंग्रेजों ने काफ़ी लड़ाया हिंदू और मुस्लिमों को। वो जानते थे कि हिंदू मुस्लिम अगर साथ हो जाएंगे तो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। वो लोग दोनों के ग्रुपिज्म से डरते थे, जानते थे कि ये लोग ग्रुप में रहेंगे तो हमें अंग्रेजों को भगा देंगे, इसलिए ऐसा फूट डाला कि ये लोग खुद भी अलग हो जाए। ठीक है। तो क्या किया कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिएनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। खिलाफत मूवमेंट तक तो हिंदू और मुस्लिम साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उसके बाद मुस्लिमों को लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए नहीं काम कर रही है, उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और कई ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स बनने लगे, जैसे कि हिंदुओं ने अपना ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा हिंदू महासभा। उसी तरह मुस्लिमों ने अपना ग्रुप बनाने लगा, रिलीजियस प्रोसेशन एंड राइट्स डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। और मुस्लिम्स लोग में अपना और हिंदुओं में काफ़ी राइट्स होने लगे, मतलब दंगे होने लगे, और जिसके चलते काफ़ी दूरियां बढ़ते गई। जो मोहम्मद जिन्ना थे वो लीडर्स थे मुस्लिम लीग के। देखिए, मुस्लिम लीग इनका नाम था, जैसे हिंदू महासभा हिंदुओं की पार्टी का नाम था। तो ये सब दिख रहा था कि हमारे देश के दो टुकड़े अब होने लगे हैं। और डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स के लिए अलग से सीट्स को रिजर्व किया जाए, जैसे कि बी आर अम्बेडकर ने अपनी बात को रखा था। ठीक है। तो एम आर जयकर जो थे वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका अपोजिशन किया और कहा कि स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट्स टू ब्रिंग बोथ कम्युनिटीज टुगेदर। उन्होंने कहा कि अब अलग अलग रहना ही बेटर है। ठीक है। एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज डेवलप ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब आंदोलन पूरे देश में चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस का, तब आपस में ही एकता नहीं दिखाई दे रही थी और इसका कारण यही सब था। ठीक है। और यही सब कारण था जो आगे जाकर एक दूसरा देश का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। चैप्टर खत्म हो चुका है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या है? हमारे देश में वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिसका हमने उपयोग किया कि लोगों को इसको कलेक्टिव बिलोंगिंग दिखाया जा सके। जैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब जो हमारे अंदर वो नेशनलिज्म की भावना ला सके। जैसे कि कलेक्टिव बिलोंगिंग का अंदर हम लोग हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिम्बॉल्स, ये सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तस्वीरों का, गानों का, जिससे हम लोग देश के अंदर देशभक्ति जगा सके। तो हम लोग ने क्या किया? द इमेज ऑफ भारत माता के पेंटिंग बनाई, जिसको बनाया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। 1870 में एक गाना लिखा गया, ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है। ये क्या था? एक टाइप का भजन था जो हमारे देश के प्रति था। ठीक है, वंदे मातरम। तो जिसको बाद में उन्होंने अपने नोवेल आनंद मठ के नाम के नोवेल में उन्होंने शामिल कर लिया। ठीक है। और भी कोई लोग थे जैसे कि अबिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्र नहीं, अबिंद्रनाथ टैगोर है। इन्होंने भी भारत माँ के इमेज को पेंट किया और उन्होंने पेंटिंग में दिखाया कि शी इज़ काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। काफ़ी डिवाइन और स्पिरिचुअल है भारत माँ की तस्वीर। तो इससे क्या, वो लोगों के अंदर एक भावना जगी कि जैसे कि हम लोग माता पिता को पूजते हैं, भगवान को पूजते हैं, वैसे ही अपने देश को पूजें। ठीक है। और कई सॉन्ग्स आए। ठीक है, जैसे कि फोक टेल्स। 19th सेंचुरी नेशनल बिगन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स। जो फोक टेल्स होते हैं मतलब हर क्षेत्र का अलग अलग पर्टिकुलर सॉन्ग होता है, उसको रिकॉर्ड किया गया। जैसे राजस्थानी, बंगाली, पंजाबी, हर भाषा में देशभक्ति की बात हो रही थी ताकि वहाँ के लोग उस सॉन्ग से कनेक्ट कर सकें। ठीक है। फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स। मद्रास में नाटेश शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। नाटेश शास्त्री ने वहाँ पर 4 वॉल्यूम मतलब 4 कलेक्शन उसमें रखा तमिल फोक टेल्स का, जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है। अब सॉन्ग्स के बाद क्या क्या इमेजेस और सिम्बॉल्स थे? तो हमारे स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में ट्राई कलर बनाया गया, मतलब देश का झंडा कैसे बना, उसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर का इस्तेमाल किया गया। एंड इट हैड 8 लोटसेस, 8 लोटस थे उसमें, रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अ क्रिसेंट मून, एक ऐसा मून चांद है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम।
तो सब धर्म को दिखाते हुए, क्षेत्र को दिखाते हुए एक झंडे का निर्माण किया गया। मतलब झंडा के बारे में अगर आप हिस्ट्री देखिएगा, अगर आप नेट पे सर्च भी कीजिएगा, तो जो आज जो हमारा देश का झंडा है ये एक दिन में नहीं बना था, काफ़ी समय से झंडा चेंज होते गया, फाइनली हमें ये ट्राई कलर मिला। ठीक है, वही सब इसमें दिखाया गया। 1921 में गांधी जी ने भी एक डिज़ाइन किया था फ्लैग, जिसमें कि ये कलर ट्राई कलर था, वो भी रेड ग्रीन एंड वाइट कलर था, और बीच में चरखा था, स्पिनिंग व्हील, एक ऐसा चरखा था। ठीक है, ऐसा चरखा बोलकर था जिसमें कि कपड़ा बनता था। तो ये हो गया। और बुक्स में क्या था, रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशियंट टाइम्स व्हेन आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। हमारे देश की जो ख्याति है, जो आर्ट के मामले में, आर्किटेक्चर के मामले में, साइंस, मैथमेटिक्स में जो हम लोग आगे बढ़े हैं, रिलीजन, कल्चर जो हमारा सबसे पुराना है, सबसे व्यापक है, ठीक है, लॉ, फिलॉसफी की जो बात हमारे देश से पूरी दुनिया सीखती है, क्राफ्ट एंड ट्रेड, ये सब की बातों को के ऊपर किताब लिखा गया और लोगों तक पहुंचाया गया, ताकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इन किताबों को पढ़कर देश की जो भावना है उससे कनेक्ट करे, और नेशनलिज्म की भावना को जगाना ही इनका मेन मकसद था। चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो सिम्बल्स हो, चाहे वो बुक्स हो, सबका मकसद एक ही था, टू ब्रिंग आउट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन इसे पूछा जाएगा, सो यू कैन ईजिली आंसर इट। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट होगा, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक सम मोर वीडियोज़ जिसमें कि सिर्फ मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ। हालांकि ये वीडियो जहाँ तक मैंने कवर कर दिया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी अगर आप चाहें, सो आई विल मेक वन मोर वीडियो। और इसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सब होता जाएगा इस चैनल के साथ, इसलिए आप लोग बने रहें। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू।